नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 24 अप्रैल 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। उपचुनाव, आजाद चुनाव लड़ेंगे रामलाल मार्कंडेय। उपचुनाव के बीच विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति में सियासी घटनाक्रम पल पल बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े की अटकलों के बीच भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने अचानक निर्दलीय चुनाव लड़े का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान से भाजपा खेमे में भी हलचल देखी जा रही है। इससे पहले मार्कंडेय कांग्रेस से भी टिकट का दावा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर हो रही देरी के चलते अब उन्होंने निर्दलीय चुनावी रण में उतरने का ऐलान किया है। साल 1998 में डॉक्टर मार्कंडेय बतौर हिविका प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़े थे। वह पहली बार ही चुनाव जीतकर मंत्री भी बन गए। डॉक्टर मार्कंडेय ने बताया कि वह 27 अप्रैल से लाहौल में अपने चुनाव का शंखनाद कर प्रचार अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं। पिछले करीब 2 दशकों से डॉक्टर मार्कंडेय भाजपा में रहे और भाजपा के टिकट पर साल 2007, 2012, 2017 और 2022 में 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस के बागियों को भाजपा की टिकट देने के बाद लाहौल स्पीति की राजनीतिक समीकरण में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। दरअसल भाजपा ने कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर को टिकट दिया है। रवि ठाकुर को टिकट देने से पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय काफी नाराज चल रहे थे। ऐसे में अब उन्होंने खुलेआम निर्दलीय चुनाव लड़े का ऐलान कर दिया है। 27 अप्रैल को डॉक्टर मार्कंडेय भाजपा से रुष्ट चल रहे कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर डोर टू डोर अपना प्रचार अभियान भी शुरू करेंगे। मंगलवार को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक भी की। 1998 में डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय हिमाचल विकास कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद 2007 में उन्होंने फिर से भाजपा से चुनाव लड़ा तथा विधानसभा की दहलीज को पार करने में सफल हुए। उसके बाद 2012 में वह फिर से भाजपा के टिकट के चुनाव हार गए। 2017 में उन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा तथा जयराम सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद 2022 में चुनाव हार गए, लेकिन अब लाहौल में बदले राजनीतिक समीकरण की वजह से अब उन्होंने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े का ऐलान कर दिया है, जिससे कि लाहौल स्पीति में तिकोना मुकाबला होने से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। अब लाहौल स्पीति के विधानसभा उपचुनाव त्रिकोणा मुकाबला होने से और भी ज्यादा रोचक हो गए हैं। समाचार नंबर 2। बिना मार्शल चल रही पैराग्लाइडिंग साइट से उड़ान भरने पर रोक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उन पैराग्लाइडिंग साइट्स पर पैराग्लाइडिंग करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं जिन पर कोई भी मार्शल तैनात नहीं है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार की स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात ये आदेश पारित किए। कोर्ट को बताया गया था कि कुछ स्थानों पर मार्शल्स की तैनाती नहीं की गई है। कोर्ट ने आदेश दिए कि जिन स्थानों पर सरकार ने मार्शल्स की नियुक्ति नहीं की है, वहां पैराग्लाइडिंग रोक दी जाए। कोर्ट ने सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर कर मार्शल्स की नियुक्तियों की जानकारी देने के आदेश भी जारी किए। कोर्ट ने सरकार को पैराग्लाइडिंग करवाने वाली संस्थाओं अथवा क्लबों द्वारा अपने खिलाड़ियों अथवा ग्राहकों को दी जाने वाली बीमा सुविधाओं की जांच करने के आदेश भी दिए। मामले पर सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में एक 12 वर्षीय बालक की हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग साइट पर मौत शीर्षक से एक दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था।
12 साल वर्षीय बालक आद्विक के बदकिस्मत माता पिता के साथ बंगलुरु से उसकी छोटी बहन हिमाचल प्रदेश में घूमने आए थे। 22 दिसंबर 2021 को वे दोपहर करीब 1:30 बजे पैराग्लाइडिंग की साइट पर पहुंच गए। हालांकि उन्हें वहां सूचित किया गया कि टेक ऑफ पॉइंट लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां केवल जीप द्वारा पहुंचा जा सकता है। जीप की दोपहिया वाहन से अचानक टक्कर हो गई। चालक के वाहन से नियंत्रण खोने के परिणामस्वरूप जीप 15 फुट खाई में जा गिरी। सभी को गंभीर चोटें आईं, जबकि आद्विक के सिर में चोट लगी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी। समाचार नंबर 3। सराज से भाजपा प्रत्याशी को मिले थे सबसे ज्यादा वोट। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज से भाजपा के प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को सबसे ज्यादा मतों की लीड मिली थी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा यहां से भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले 37,147 मतों से पीछे थे। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री 2019 में जयराम ठाकुर थे और यह विधानसभा क्षेत्र उनका ही था। यहां से उन्होंने मंडी लोकसभा सीट के प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को भारी लीड दिलाई थी। मंडी संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा सीटों में इसी सीट से सबसे ज्यादा लीड भाजपा प्रत्याशी को मिली थी। भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को 6,41,189 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा को 2,41,730 मतों से ही संतुष्टि करनी पड़ी थी। मंडी विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को 40,959 वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा को 13,468 मत पड़े थे। यहां कुल 56,268 मतदाता थे। लाहौल स्पीति विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी को 9,128 और कांग्रेस प्रत्याशी को 51,166 मत मिले थे। यहां पर वोटों का अंतर 3,962 का था। मनाली से भाजपा प्रत्याशी को 34,138 और कांग्रेस प्रत्याशी को 17,275 मत मिले थे। मतांतर 16,863 का था। बंजार में भाजपा प्रत्याशी को 37,08715, कांग्रेस प्रत्याशी को 114,21 मत मिले थे। यहां मार्जिन 973 का था। भरमौर विस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को 35,510 मत मिले थे, जबकि आश्रय शर्मा को 12,784 मत मिले थे। मार्जिन 17,826 मतों का था। कुल्लू से भाजपा प्रत्याशी को 43,414 और कांग्रेस प्रत्याशी को 18,745 मत मिले थे। यहां मतांतर 24,668 था। आनी में भाजपा प्रत्याशी को 40,647 और कांग्रेस प्रत्याशी को 16,078 मत पड़े थे। यहां पर मार्जिन 24,569 का था। करसोग सीट पर भाजपा को 39,035 और कांग्रेस प्रत्याशी को 12,175 वोट पड़े थे। यहां पर मार्जिन 26,860 का था। सुंदरनगर से भाजपा प्रत्याशी को 38,138 और कांग्रेस प्रत्याशी को 15,711 मत पड़े थे। मार्जिन 23,427 का था। नाचन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को 43,756 और कांग्रेस प्रत्याशी को 17,361 मत पड़े थे। यहां पर मतों का अंतर 26,395 का था। सराज में भाजपा प्रत्याशी को 49,164 और कांग्रेस प्रत्याशी को 12,017 वोट पड़े थे। यहां पर मार्जिन 37,147 का था।
द्रंग से भाजपा प्रत्याशी को 43,236 और कांग्रेस प्रत्याशी को 17,139 मत मिले थे। यहां पर मार्जिन 26,097 था। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को 47,098 और कांग्रेस को 10,806 मत मिले। यहां पर वोटों का मार्जिन 27,491 का था। बल्ह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को 44,844 और कांग्रेस को 11,676 मत मिले थे। मतांतर 33,168 का था। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को 43,382 और कांग्रेस को 12,361 मत मिले थे। यहां पर हार जीत का अंतर 31,021 मतों का था। रामपुर विधानसभा से भाजपा को 28,559 मत पड़े थे, जबकि कांग्रेस को 17,009 वोट मिले थे। यहां पर मार्जिन 11,550 वोटों का था। किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को 22,346 और कांग्रेस प्रत्याशी को 15,298 मत मिले थे। यहां पर मतांतर 7,048 वोटों का था। समाचार नंबर 4। पीजीआई में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही बिटिया। पालमपुर बस स्टैंड में युवती पर हुए जानलेवा हमले ने मानवता को झकझोर के रख दिया है। दरार से 12 जगह काटी गई 20 वर्षीय शाइना इस समय पीजीआई चंडीगढ़ में जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। सिरफिरे ने कॉलेज छात्रा पर दरार इसलिए हमला कर अधमरा कर दिया क्योंकि छात्रा ने युवक से शादी को मना कर दिया। प्रदेश को शर्मसार करने वाली इस घटना से युवती के परिजनों व आम जनता में काफी आक्रोश में है। लोग जहां इस वारदात के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं, वहीं युवती के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिले और दूसरों की बहन बेटियां भी सुरक्षित रह सके। हालांकि युवती अभी पीजीआई में उपचाराधीन है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। इसी बीच दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने दिव्य हिमाचल सहायता कोष से पीड़ित युवती के परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हुए अन्य लोगों से भी अपील की है कि वे इस पीड़ित निर्धन परिवार की मदद को आगे आएं। दिव्य हिमाचल की पहल से लोग बिटिया की मदद को आगे आने लगे हैं। लड़की के पिता जोगिंद्र सिंह पेंटर का काम करते हैं तथा माता गृहिणी है। लड़की की एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और एक छोटा भाई ITI कर रहा है। युवती KLB कॉलेज पालमपुर से स्नातकोत्तर MA की पढ़ाई कर रही है। जानकारी के अनुसार युवक सुमित निवासी मसल लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर पद पर तैनात है। दानवीर इस पते पर भेजे मदद। पीड़ित के लिए कैश, मनी ऑर्डर, चेक या डिमांड ड्राफ्ट दिव्य हिमाचल सहायता कोष के नाम पर इस पते पर भेजे। दिव्य हिमाचल सहायता कोष, दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप, पुराना मटौर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश 176001। हेल्पलाइन नंबर। सभी दानियों के नाम दिव्य हिमाचल में प्रकाशित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 78,078 से 44,144 7018197293 9418407889 94,182 से 55,757। नोट: दान की गई राशि को आयकर की धारा 80G के तहत छूट प्राप्त है। समाचार नंबर 5। भाजपा को जनभावनाओं से नहीं है, सिर्फ वोट से मतलब। भारतीय जनता पार्टी चुनावों में धर्म व सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर लोगों की भावनाओं से खेलकर वोट बटोरने में जुटी है। यह बात हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में जारी एक वक्तव्य में कही।
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हिंदुत्व व श्रीराम को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमला करने पर आड़े हाथों लेते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धार्मिक उन्माद फैलाने की आदी हो गई है। भाजपा जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाकर धर्म व जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह जानकारी होनी चाहिए कि हिंदुत्व व श्रीराम सबके हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण का हम सब ने स्वागत किया और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अब जल्द अयोध्या जाकर शीश निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने आपदा में केंद्र की मदद रुकवाने का काम किए। अब भाजपा के नेताओं को मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कोई विधायक नहीं जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जो लोग अभी भी वहम में हैं कि और विधायक चले जाएंगे, वह अपनी गलतफहमी दूर कर लें। अब सब एकजुट है। कांग्रेस अब मजबूत है और कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। मुकेश ने कहा कि 4 जून के बाद प्रदेश सरकार अधिक मजबूत होगी और यह 4 जून भाजपा और उसके नेताओं के लिए यादगार जरूर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर है, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के मुद्दे पर है और मजबूत होगी सरकार। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत लोगों ने दिया। कांग्रेस मजबूत व स्थायी सरकार चला रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि धनबल से षड्यंत्र रचकर कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए भाजपा के द्वारा पूरा जोर लगाया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार व हमारे ऊपर देवी देवताओं व श्रीराम की कृपा रही तथा भाजपा को उसके नापाक मंसूबों में कामयाबी नहीं मिली। अब तो यह सरकार और मजबूत होगी। समाचार नंबर 6। आज भी नहीं चलेंगी 6 पैसेंजर ट्रेनें, यह है कारण। किसान आंदोलन ने ऊना से चलने वाली रेल सेवाओं को प्रभावित करके रख दिया है। पिछले 5 दिनों से पैसेंजर रेल सेवाएं प्रभावित है। 24 अप्रैल को भी 6 पैसेंजर रेल सेवाएं बंद रहेगी। हालांकि मंगलवार को 4 दिन के बाद जनशताब्दी ट्रेन ऊना से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। इससे रेल यात्रियों को थोड़ा फायदा हुआ है। अभी भी ऊना हरिद्वार, अंबाला कैंट बंदौरा, दौलतपुर चौक अंबाला कैंट रेल सेवाएं शुरू नहीं हो पाई है। उक्त रेल सेवाएं 20 अप्रैल से लगातार प्रभावित है। जानकारी के अनुसार रेल संख्या 4501 हरिद्वार ऊना पैसेंजर ट्रेन संख्या 4502 ऊना हरिद्वार, रेल संख्या 4593 अंबाला कैंट बंदौरा, रेल संख्या 4594 बंदौरा अंबाला कैंट, रेल संख्या 6997 दौलतपुर चौक अंबाला कैंट तथा रेल संख्या 6998 अंबाला कैंट दौलतपुर चौक 24 अप्रैल को रद्द रहेंगी। रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 3 पैसेंजर ट्रेनें 24 अप्रैल को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। जनशताब्दी ट्रेन मंगलवार को ऊना से दिल्ली के लिए रवाना हुई। यह रेल सेवा 20 अप्रैल से बंद थी। मंगलवार सुबह 5:05 पर रेल सेवा दिल्ली के लिए रवाना हुई। 11:55 पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। दिल्ली से दोपहर 2:30 बजे चलकर रात 9:20 पर ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। उधर ऊना रेलवे के सुपरिंटेंडेंट रोहदास सिंह ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते ऊना हरिद्वार, अंबाला कैंट बंदौरा, दौलतपुर चौक अंबाला कैंट रेल सेवाएं 24 अप्रैल को रद्द रहेगी। मंगलवार को जनशताब्दी रेल सेवा शुरू कर दी है। समाचार नंबर 7। 3.5 महीने में अवैध खनन के 3028 चालान। प्रदेश में पुलिस द्वारा अवैध खनन करने वालों के 21 अप्रैल तक अवैध खनन के 3028 चालान किए गए हैं। पुलिस ने अवैध खनन के पिछले वर्ष से 44% अधिक चालान किए हैं।
पुलिस ने उपरोक्त चालानों में से 2480 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 1,73,33,245 रुपए जुर्माना वसूला किया है, जबकि शेष 548 चालान न्यायालयों को भेजे गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इस वर्ष भी खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2023 की तरह वर्ष 2024 में भी अवैध खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2024 में भी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की गहनता से जांच करके खनिजों की तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को और भी तेज कर दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य खनिजों के अवैध निर्यात और राज्य को होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकना है। डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2023 में 21 अप्रैल 2023 तक पुलिस द्वारा अवैध खनन के 2099 चालान किए थे। पुलिस द्वारा उपरोक्त चालानों में से 1679 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 1,23,94,170 रुपए जुर्माना प्राप्त किया था। शेष 420 चालान न्यायालयों को भेजे थे। उपरोक्त कार्यकाल के दौरान अवैध खनन के 12 अभियोग भी पंजीकृत किए थे। इस दौरान खनिज परिवहन करने वाले 94 वाहनों को भी जब्त किया था। वर्ष 2023 की उपरोक्त अवधि की तुलना में वर्ष 2024 में 21 अप्रैल तक 44% अधिक चालान और 39.8% अधिक जुर्माना वसूला है। अवैध खनन के 3028 चालान किए हैं। उपरोक्त चालानों में से 2480 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 1,73,33,245 रुपए जुर्माना वसूला है, जबकि शेष 548 चालान न्यायालयों को भेजे हैं। पुलिस द्वारा अवैध खनन में संलिप्त 256 वाहनों को पकड़ा है। ईडी को भेजे हैं 7 केस। डीजीपी ने बताया कि इससे पूर्व खनन माफिया के साथ अभियोग प्रवर्तन निदेशालय ईडी को कार्रवाई हेतु भेजे जा चुके हैं, जिनमें 11.05 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है। उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रदेश पुलिस साल दर साल खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है व जीरो टॉलरेंस की नीति खनन माफिया के खिलाफ अपनाई जा रही है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि हमारा उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, वैध व्यवसायों की रक्षा करना भी है। समाचार नंबर 8। आज 6000 भक्त एक साथ करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला का घुमारवीं शहर आज इतिहास रचेगा। घुमारवीं में 24 अप्रैल बुधवार को श्याम संग हनुमान दूसरी विशाल भजन संध्या होगी। इस भजन संध्या में लगभग 6000 लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। खास बात यह है कि इस भजन संध्या का आयोजक दुनिया भर के 195 देशों में लाइव प्रसारण करेंगे। इससे 24 अप्रैल को घुमारवीं शहर में होने वाली भजन संध्या को दुनिया भर के लोग लाइव देख सकेंगे। इस भजन संध्या में बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन, मंडी, कांगड़ा, चंडीगढ़ व दिल्ली सहित अन्य स्थानों से भगवान श्याम के भक्त भजन संध्या में भाग लेंगे। समिति ने लोगों को भजन संध्या स्थल पर लाने के लिए बसों का प्रबंध कर रखा है। भजन संध्या में 8 से 10,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। हारे का सहारा कामरू श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष कमल महाजन ने बताया कि यह भजन संध्या एक ऐतिहासिक और भव्य होगी। इसमें जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे भजन गाकर धमाल मचाने वाले भजन सम्राट कन्हैया मित्तल सहित अन्य कलाकार अपने भजनों से लोगों को सराबोर करेंगे। भजन संध्या की शुरुआत भव्य शोभायात्रा के साथ की जाएगी। विशाल भजन संध्या को लेकर समिति ने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। 8000 लोगों को लंगर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि लोगों का भरपूर स्नेह व सहयोग मिल रहा है। समिति ने भजन संध्या के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया है।
इस मौके पर समिति के अध्यक्ष कमल महाजन, उपाध्यक्ष शुभम मदान, सचिव राजीव, आशीष सोनी, अभिषेक भारद्वाज, अक्षय रतवान, सलाहकार मंजीत, माणिक, विशाल रतवान, सोहन लाल, गोपाल व रवि उप्पल सहित अन्य मौजूद रहे। HDM आयोजन में होगा इत्र का छिड़हाव। घुमारवी के M4U होटल में होने वाली इस भजन संध्या में इत्र का छिड़हाव होता रहेगा। बाबा जी का सुंदर श्रृंगार, प्रभु श्रीराम परिवार व बालाजी का भव्य दरबार, अखंड ज्योति, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, 56 भोग व हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। भजन संध्या स्थल का मशीनों से भगवाकरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं को देशी घी के लड्डुओं का प्रसाद वितरित किया जाएगा। समाचार नंबर 9। संसारपुर टेरेस में भट्ठी में गिरने से कर्मचारी की मौत। औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टेरेस में सोमवार शाम गत्ता फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी की बॉयलर के साथ लगी भट्ठी में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान अश्वनी कुमार पुत्र वकील सिंह निवासी ग्राम पंचायत नारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अश्वनी कुमार फैक्ट्री में बॉयलर पर काम कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वो भट्ठी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर संसारपुर टेरेस पुलिस इंचार्ज SI संजय शर्मा व टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। DSP देहरा अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरा भेज दिया है। समाचार नंबर 10। निर्दलीयों के इस्तीफे पर सुनवाई आज। 3 निर्दलीय विधायकों देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से KL ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा के इस्तीफे के मामले में बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। यह केस मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने लगा है। पिछली सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर से भी इस बारे में जवाब मांगा गया था। सुनवाई के बाद यह पता चलेगा कि निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होता है या फिर आम चुनाव के साथ उन्हें उपचुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। हिमाचल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन 7 मई को होगी। इससे पहले वैकेंसी की नोटिफिकेशन होना जरूरी है, नहीं तो आम चुनाव के साथ ये तीनों निर्दलीय विधायक उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि इन निर्दलीय विधायकों ने व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर इस्तीफे दिए थे और उसके बाद व्यक्तिगत पेशी के लिए भी उपलब्ध हो गए थे, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस दे रखा था, इसीलिए फैसला लेने से पहले इस नोटिस का जवाब स्पीकर को पहले देना था। वर्तमान विधानसभा में 68 सीटों में से 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और सदन की कुल संख्या 62 है। इसमें से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के पास 34 विधायक हैं। 3 निर्दलीयों का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो सदन में कुल विधायकों की संख्या 59 रह जाएगी। हाई कोर्ट में पेश हुए P चिदम्बरम। राज्य सरकार की वाटर सेस पॉलिसी के खिलाफ अभिषेक मनु सिंघवी के हाई कोर्ट में अपीयर होने के बाद अब पावर पॉलिसी में किए गए संशोधन के खिलाफ JSW कंपनी के लिए पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। इस केस में हालांकि सुनवाई मंगलवार को 1 मई के लिए स्थगित हो गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए बिजली पर मिलने वाली रॉयल्टी को बढ़ा दिया था। JSW अब किन्नौर जिला में JP ग्रुप के पावर प्रोजेक्टों का मालिक है। कंपनी ने ऊर्जा नीति में संशोधन को पहले स्थापित हो चुके प्रोजेक्ट पर लागू करने के विरोध में हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, जिसमें P चिदम्बरम उनकी तरफ से पैरवी करने आए हैं। समाचार नंबर 11। CTU की मनमानी से भड़के HRTC कर्मी। चंडीगढ़ बस अड्डे पर CTU की मनमानी को लेकर HRTC की संयुक्त समन्वय समिति ने भी CTU के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। CTU प्रबंधन जहां चंडीगढ़ बस अड्डे पर हिमाचल और पंजाब की बसों को 4 मिनट काउंटर टाइम दे रहा है,
वहीं चंडीगढ़ की बसों का काउंटर टाइम 1 से आधे घंटे का है। HRTC की संयुक्त समन्वय समिति ने आरोप लगाए हैं कि CTU ने बस अड्डे में बसों का खड़ी करने की फीस भी मनमाने तरीके से बढ़ा दी है। यदि बस 10 मिनट बस अड्डे में रहती है तो उसका 200 रुपए चार्ज लिया जाता है, लेकिन यदि 1 मिनट भी देरी होती है तो ऐसे में CTU की ओर से 400 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। ये आरोप HRTC की संयुक्त समन्वय समिति ने लगाए हैं। CTU की इस मनमानी को लेकर पंजाब रोडवेज कर्मचारी संगठन पहले से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का अब HRTC की संयुक्त समन्वय समिति ने भी समर्थन किया है। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के मुख्य सलाहकार समर चौहान, अध्यक्ष मान सिंह, उपाध्यक्ष खेमचंद, सचिव खेमेंद्र गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान में कहा कि CTU प्रबंधन के खिलाफ पंजाब रोडवेज कर्मचारी संगठनों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसका हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति पूर्ण रूप से समर्थन करती है। अन्य राज्य की बसों के लिए मात्र 4 मिनट का काउंटर टाइम और अपनी बसों के लिए 1 से 1.5 घंटे का काउंटर टाइम और दूसरे राज्य के लिए साधारण बसों के परमिट पर AC बसों का संचालन करना, जिससे कि राज्य सरकार के राजस्व में भी भारी नुकसान हो रहा है। HRTC JCC ने HRTC प्रबंधन से मांग की है कि हिमाचल की किसी भी बस को चंडीगढ़ न भेजकर अपनी बसों का संचालन मोहाली बस स्टैंड से निचले हिमाचल एवं जीरकपुर से ऊपरी हिमाचल के लिए किया जाए। CTU की बसों को हिमाचल में प्रवेश न दिया जाए। समाचार नंबर 12। पालमपुर प्रकरण, छात्रा पर हमले के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। पालमपुर में उच्च शिक्षा ले रही छात्रा पर दरार से जानलेवा हमले पर छात्र वर्ग भड़क उठा है। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन घटना से गुस्साए लोगों और सैकड़ों छात्राओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने हमलावर को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की ताकि आगे से कोई ऐसी हरकत करने की सोच भी न सके। घायल छात्रा पालमपुर के KLB की छात्रा है और मंगलवार को उसकी सहपाठी छात्राओं सहित भारी संख्या में कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकालने के बाद पालमपुर थाना का घेराव किया और बाहर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। बाद में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्राएं हमलावर को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रही थी। कॉलेज छात्राओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। छात्राओं का कहना है कि उस समय जब छात्रा घायल अवस्था में बस स्टैंड पर खून से लथपथ पड़ी थी, पुलिस की टीम वहां से हमलावर को तो ले आई, लेकिन पीड़िता को अस्पताल पहुंचाना जरूरी नहीं समझा। छात्राओं का आरोप है कि क्षेत्र में 2 दिन पहले एक महिला की हत्या हो गई। फिर MA की पढ़ाई कर रही गरीब घर की छात्रा पर दरार से वार कर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन SP महोदय ने पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश तक नहीं की। SP कांगड़ा खुद महिला है और पालमपुर में पढ़ी लिखी है। छात्राओं ने इस बात पर जमकर रोष प्रकट किया। पालमपुर में लगाए जाएं CCTV कैमरे। छात्राओं ने पालमपुर में अलग अलग स्थानों पर CCTV स्थापित किए जाने की मांग भी की है। वहीं पालमपुर में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार पर भी लगाम लगाने की बात उठाई है। जानकारी के अनुसार PGI में घायल छात्रा की हालत में सुधार हुआ है। छात्राओं ने नारों से प्रशासन को जगाया। छात्राओं ने शर्म करो शर्म, शर्म नहीं तो डूब मरो, मुजरिम को फांसी दो, वी वांट जस्टिस, फूल नहीं चिंगारी है यह भारत की नारी है, नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी जैसे नारे लगाकर सोए हुए प्रशासन को जगाने की कोशिश की। नई पीढ़ी को संस्कार दीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि पालमपुर बस अड्डे पर एक युवक द्वारा दरार से एक लड़की को मारने की कोशिश की गई। ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में घट रही है। पालमपुर की घटना पर पूरे समाज ने अपनी आवाज उठाई है।
विश्वास है सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि युवकों में अपराध बढ़ रहे हैं, आत्महत्याओं के समाचार भी अधिक आने लगे हैं। मोबाइल व चिट्टे का नशा नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। शांता कुमार ने कहा कि सरकार और समाज को इस संबंध में बड़ी गहराई से विचार करने की जरूरत है। सबसे बड़ा कारण यह है कि नई पीढ़ी संस्कार विहीन हो गई है। बच्चों को सबसे पहला संस्कार माता पिता से मिलता था। आज हाथ में मोबाइल लिए हुए बच्चे माता पिता और दादा दादी से कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मोबाइल के कारण छोटी आयु में ही बच्चों को यौन और अपराध की बातें पता लगती रहती है। शांता कुमार ने कहा कि पालमपुर जैसी घटनाओं पर सरकार और समाज ऊपर से विचार न करे। इस पर अगर बड़ी गहराई से विचार करके संस्कार देने की व्यवस्था नहीं की गई तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। समाचार नंबर 13। शिमला में 4 साल की बच्ची से रेप। शिमला में एक छोटी बच्ची से दुराचार का मामला सामने आया है। वारदात के बाद से डरी और सहमी हुई बच्ची पुलिस को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर सदर पुलिस थाना शिमला के सदर थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। छोटी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी किसने और कब की, बच्ची कुछ भी नहीं बता पा रही है। वह डरी व सहमी हुई है। बच्ची मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। इसके परिजन शिमला में मजदूरी करते हैं। बच्ची को कुछ दिन पहले ही परिजनों ने शिमला के एक सरकारी स्कूल में दाखिल किया है। बच्ची जब अपने घर पर थी तो उसे दर्द हुआ और उसने अपनी मां को बताया। रात में बच्ची का दर्द और तेज हुआ। इसके बाद बच्ची को उसके माता पिता शिमला के एक अस्पताल उपचार के लिए ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जब बच्ची का चेकअप किया तो देखा कि गुप्तान से खून बह रहा था। उसके बाद सदर पुलिस थाना में मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर दिया है। अभी तक आरोपी का पता नहीं चल पाया है। उधर एएसपी शिमला नवदीप सिंह का कहना है कि पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 14। नई शिक्षा नीति को सरकार की हां का इंतजार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब नई शिक्षा नीति लागू होगी या नहीं, यह कार्यकारी परिषद या प्रदेश सरकार तय करेगी। मंगलवार को डीन ऑफ स्टडी प्रोफेसर बीके शिवराम की अध्यक्षता में सभी विभागों के विभाग अध्यक्षों की एक बैठक हुई और इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का खाका जो तैयार किया गया है उसे मंजूरी दी गई है। विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों ने इसमें अपने अहम सुझाव भी दिए और किस तरह से नई शिक्षा नीति को इस सत्र से लागू किया जाना चाहिए इस बारे में प्रेजेंटेशन दी गई। सभी डीन की कमेटी ने इस मसौदे को अप्रूवल दे दी है और अब यह कार्यकारी परिषद की बैठक में तय होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस साल से लागू किया जाना है या नहीं। इसके साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया है कि सभी जिलों में एक सेंटर प्लेस देखकर वहां के शिक्षक जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनके साथ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद कॉलेज शिक्षकों को ये बताना है कि प्रदेश के 135 कॉलेज में नई शिक्षा नीति को किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए। प्रो बीके शिवराम ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि बार बार यह देखने में आ रहा है कि कॉलेज की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की शिकायत मिल रही है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो प्रारूप तैयार किया गया है उसके तहत अभी कॉलेज में सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में इन सुविधाओं को देखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही गई है। ऐसे में अब माना जा सकता है कि यदि प्रदेश सरकार इस मसौदे को मंजूरी देती है तो जून माह से कॉलेज में शुरू होने वाले नए सत्र से सभी छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई पूरी करेंगे। समाचार नंबर 15।
टीएमसी में दिल का जटिल ऑपरेशन। उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए और हृदय सर्जरी की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए अत्यधिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के सीटीवीएस विभाग ने 2 वाल्व प्रतिस्थापन और तीसरे वाल्व सहित ट्रिपल वाल्व सर्जरी की है। टीएमसी में पहली बार मरीज को ठीक किया गया। प्रदेश के जिला चंबा से संबंध रखने वाला मरीज रूमेटिक हार्ट से पीड़ित था और उसके हृदय के तीनों वाल्व प्रभावित थे, जिससे हृदय गति रुक गई थी। मरीज ने प्रारंभिक सर्जरी के लिए बार बार आईजीएमसी और पीजीआई का दौरा किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। आखिरकार सीटीवीएस विभाग डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज टांडा में 20 अप्रैल को मरीज का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। सर्जरी सफल रही और सर्जरी के बाद मरीज को कार्डियक सर्जरी आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में उसकी हालत में सुधार हो रहा है। विभाग पहले ही कई ऑपरेशन कर चुका है। वाल्व के मामले पिछले साल से हैं, लेकिन यह ट्रिपल वाल्व सर्जरी संस्थान में पहली बार की गई थी। सर्जिकल टीम में डॉ. देश बंधु शर्मा, डॉ. विकास पंवार, डॉ. विकास गुप्ता, डॉ. बैरिस के साथ साथ एनेस्थीसिया टीम में डॉ. भारती शामिल थे। धीरज, डॉ. कामिनी और पैरामेडिकल स्टाफ अर्थात वार्ड सिस्टर पूनम, अनिल, वैशाली, परफ्यूजनिस्ट महेश, कोटी, पंकज, स्टाफ नर्स नेहा, दिनेश, राजेंद्र, भावना, शिवानी और आईसीयू टीम में रीना, मनीषा, तरुण, काजल, मधुए, बिंदिया शामिल हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा के प्राचार्य डॉ. मिलाप शर्मा ने सर्जरी के लिए पूरी टीम को बधाई दी और सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए कार्डियक सर्जरी की श्रृंखला का विस्तार करने के लिए सीटीवीएस विभाग की प्रतिबद्धता की सराहना की। समाचार नंबर 16। पालमपुर घटनाक्रम पर राजनीति करना ठीक नहीं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर जब से मुख्यमंत्री के पद से हटे हैं, वे विचलित नजर आते हैं और हर बात पर राजनीति करने लगते हैं। पालमपुर में बेटी के साथ हुए घटनाक्रम के मुद्दे पर भी वह ऐसा ही कर रहे हैं। मंगलवार को नादौन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने जहां जयराम ठाकुर को घेरा, वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत को भी खूब सुनाई। पूर्व सीएम जयराम द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम किसी भी बात को बड़ा मुद्दा बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। यह अच्छी बात है कि वह पीड़िता के घर गए, परंतु इस घटना को लेकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का जो प्रयास किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। इस घटना का हम सब लोगों को विरोध करना चाहिए। जिस युवक ने हमारी बेटी की हत्या करने का प्रयास किया, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। सुक्खू ने कहा कि जब से जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे हैं, तब से ही वह बहुत विचलित है और कभी हमारी कुर्सी हथियाना चाहते हैं, तो कभी कानून व्यवस्था की बात करने लग जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे नाम से जो कुछ अभी वायरल हो रहा है, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं की है। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं, जिसके चलते ऐसी घटना हमारी संस्कृति नहीं है। उन्होंने कहा कि विचलित हम नहीं, बल्कि जयराम ठाकुर हैं, क्योंकि जो बिके हुए विधायक भाजपा में गए हैं, उन्हें लेने से पहले उनके क्षेत्र के पिछले प्रत्याशियों को पूछा तक नहीं गया। इन बिके हुए विधायकों को इसलिए टिकट दिए गए क्योंकि वे सरकार गिराना चाहते थे। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि भाजपा के लोग अपने पिछले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि 1 महीने तक इन बिके हुए विधायकों को बाहर ही घुमाते रहे। इन्हें कई तरह के प्रलोभन और प्रावधान किए गए थे। इस प्रकरण में सबसे ज्यादा रुचि जयराम ठाकुर की थी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जो इन्हें पैसे दिए गए, उनके पूरे सबूत सरकार के पास हैं, जिन्हें माननीय अदालत के समक्ष रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों से लोकतंत्र कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता। विक्रमादित्य सिंह को मंडी से टिकट देने के मामले में उन्होंने कहा कि यह पार्टी का अंदर का मामला है। वहीं गंगूराम मुसाफिर की एंट्री को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें ज्वाइन करवाया है और इसके लिए हाईकमान से स्वीकृति ली गई थी। वहीं भाजपा प्रत्याशी कंगना द्वारा पीड़िता को इलाज का खर्च देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब आपदा का समय था तब कंगना को हिमाचल और हिमाचल के लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखा, जबकि आमिर खान ने आपदा राहत कोष में 25 लाख रुपए भेजे थे। कंगना केवल राजनीति करने और सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। सुक्खू ने कहा कि सरकार पहले ही पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च देने का निर्णय कर चुकी है। अगर कंगना भी देना चाहती है तो भी ठीक है, हालांकि केवल सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान न दिए जाएं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।